भाई आज हमें पढ़ना है बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ चुके हैं हम और आज शुरू करने जा रहा है बॉन्ड एंगल। तो देखो सेंट्रल एटम और उसके एडजेसेंट जो दो सराउंडिंग एटम हैं उनके बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एंगल। देखो जरा, ये कोई सेंट्रल एटम है और इसके एडजेसेंट जो दो एटम है सराउंडिंग एटम, इनके बीच का ही एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल। इसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। अब इसमें सबसे पहली बात ये कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, यानी एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। अब अगर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर की तुम बात करोगे तो वो एसपी में मिलेगा भाई। एसपी, sp2, sp3, ये तीन हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास। तो अगर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, वो sp में होगा और वो कितना होगा? 50%। इसके बाद तुम sp2 में निकालोगे तो यहाँ होगा 33% और sp3 में तो सिर्फ 25% ही होगा। तो जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कितना होगा? देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम किसमें होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन में। और sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम कितना होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई ना? बोलो। तो मैक्सिमम अगर बॉन्ड एंगल तुम्हें कहीं मिल सकता है तो वो कहाँ मिलेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन में, और वो भी कितना होगा? 180। तो अब हम बार बार इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर तो निकालेंगे नहीं। तो तुम्हें मालूम है, देखो समझना, यहां तुमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा sp, sp2, sp3। यहां दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, यहां 3 ऑर्बिटल हैं, यहां 4 ऑर्बिटल हैं। और तुम देखो यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, 50%, यहां 33% और यहां 25%। जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे जैसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ते जा रहे हैं, एस कैरेक्टर घटता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो तुम एक ही एस ऑर्बिटल यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बाद 3p यूज करोगे और उसके बाद 3d यूज करोगे। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जाएगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? हाइब्रिडाइजेशन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हाइब्रिडाइजेशन के। क्या ये बात समझ में आ गई? इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यानी जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जाएगा, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। इसके बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो। एसपी में तुम्हें पता है बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और sp3 में अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो। तो तुम देखो ना, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जा रहा है। इसका मतलब बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? हाइब्रिडाइजेशन के। तो अगर इसका तुम एग्जांपल देखो, तो ये होगा BeCl2, BCl3 और CH4। इसमें बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? तो सबसे पहले क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो भाई BeCl2 में तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, BCl3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ sp2 और यहाँ sp3। तो देखो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल घटेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? BeCl2 का, फिर BCl3 का, फिर CH4 का। और तुम ऐसे भी देख लो, स्ट्रक्चर से ही देख लो, यहाँ एंगल कितना है? 180 डिग्री, यहाँ एंगल कितना है? 120 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना होगा? 10928 मिनट। बोलो, बात समझ में? तो सबसे पहला फैक्टर तुम्हें चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या चेक करोगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल, यानी जितने ज्यादा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3, और जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन उतना ही कम बॉन्ड एंगल। और ये हमने रिलेट कहाँ से करा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर से। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल का वो है परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हमने उसी को किस में चेंज कर लिया? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक और एग्जाम्पल देखो, C2H2, C2H4 और C2H6।
बताओ ये क्या है, इथाइन, भैया एल्काइन है, और ये क्या है, एल्कीन, ईथीन है, और ये क्या है, एल्केन, ईथीन। तो इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे तुम, देखो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, ये ईथीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये ईथेन। तो यहां तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालो कार्बन का। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ एक ही होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो एक कार्बन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। यहाँ देखो एक सिग्मा है एक पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। और देखो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ओवरऑल, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और यहाँ देखो एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइब्रिडाइजेशन के। इसका मतलब बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसमें, और तुम्हें पता भी है इसमें 180 होगा, यहाँ 120 होगा, और यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब इसके बाद जो अगला फैक्टर है, देखो अगर सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम, तुम्हारे पास तीन मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखे हो, और उन सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, जो मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखे हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो इसके बाद अगले फैक्टर की तरफ जाओगे, और वो अगला फैक्टर होगा लोन पेयर। बात समझ में आ रही है, अगला फैक्टर क्या होगा, हाँ, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के। बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। और ये फैक्टर कब यूज करोगे, ये फैक्टर तब यूज करोगे जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब इसका एग्जांपल देखो, तीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH4, NH3 और H2O। सबसे पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बताओ चार सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब इसके बाद यहाँ देखो नाइट्रोजन को, H, और देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। लेकिन यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके बाद यहाँ देखो तुम, तो देखो ये भी चार पोजीशन टेट्राहेड्रल बनाता है, लेकिन इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 और दो लोन पेयर। अब देखो इन तीनों ऑप्शन में, देखो तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखो, इन तीनों क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो हम किसकी तरफ जाएंगे, लोन पेयर की तरफ। और लोन पेयर देखो यहाँ कितने हैं, 0, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ दो लोन पेयर। अब मुझे बताओ अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, हमने VSEPR में यही तो पढ़ा था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमने कहा था जो नेचर है मॉलिक्यूल का वो डिसाइड करता है बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। और जब लोन पेयर आएगा तो वो उन बॉन्ड पेयर पे क्या लगाएगा, रिपल्शन। और सबसे ज्यादा रिपल्शन भी किसके बीच में था, लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पर जो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है अमोनिया के पास, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर पे क्या लगाएगा, रिपल्शन। बोलो, ये इस पे भी रिपल्शन लगाएगा, इस पर भी रिपल्शन लगाएगा, और ये दोनों बॉन्ड आपस में पास आने लगेंगे। बोलो, पास आएंगे। तो जब ये पास आएंगे तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ये दोनों पास आएंगे, यानी लोन पेयर जो है वो रिपल्शन लगाएगा, और रिपल्शन लगाने से ये दोनों बॉन्ड पेयर पास आएंगे, और पास आने की वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इसके बाद तुम अगर देखो H2O को, तो यहाँ तो दो लोन पेयर है, यहाँ कितने लोन पेयर हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और इन बॉन्ड पेयर को भी क्या करेंगे, रिपेल। जब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे तो ये दोनों पास आने लगेंगे, और जब पास आएंगे तो इनके बीच का एंगल घटने लगेगा। बात समझ में आई। तो जब भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल। अभी तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लोन पेयर के। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये एग्जांपल समझ में आया। इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, CH4 का, फिर NH3 का, फिर H2O का। ठीक है ना। इसके अलावा तुम एक और एग्जांपल देखो, NH2 माइनस है, NH3 है और NH4 प्लस, ये तीन मॉलिक्यूल है।
तो देखो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है माइनस, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और 2 क्या हो गए लोन पेयर। अब यहाँ देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 विद 2 लोन पेयर। इसमें देखो 1 लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 1 लोन पेयर। और यहाँ जब तुम बनाओगे तो देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और वो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी क्या हो जाएगा sp3 विद 0 लोन पेयर, sp3 विद 0 लोन पेयर। अब मुझे बताओ जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा, तो यहाँ लोन पेयर एक भी नहीं है, यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ये और उसके बाद, ठीक है ना, बोलो समझ में आ गया? अरे समझ में आया? सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, क्योंकि भाई हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर कम हो जाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जो भी मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखे हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो अगला स्टेप तुम जाओगे लोन पेयर की तरफ। कहाँ जाओगे? लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर हमने क्या बताया, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हमने बताया बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। और ये कब लगाओगे? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सेम। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर वो है सेंट्रल एटम। तीसरा फैक्टर है सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, या फिर कह लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये थर्ड स्टेप है। अब इस स्टेप को कब अप्लाई करोगे? जब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो सेम। बात ये यहाँ याद रखना कि जब तुम थर्ड स्टेप लगाने जाओगे तो यहाँ पर लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए। लोन पेयर सेम तो होना चाहिए लेकिन लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर 0 हुआ तो ज्योमेट्री आएगी रेगुलर, तब वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, वहां पर सबके बॉन्ड एंगल सेम होंगे। अभी उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पॉइंट को पढ़ लें, उसके बाद इस पॉइंट को हम समझेंगे। यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होने चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, या तो 1 हो या 2 हो। अब जितने भी मॉलिक्यूल तुम्हें दे रखे हैं उन सब में नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो सेम, बस वो 0 नहीं होना चाहिए, उनका नंबर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनका नंबर हो। एग्जाम्पल देखो, NCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 और BiCl3, ये हमने ले लिए हैं 5th A ग्रुप के क्लोराइड, ठीक है ना। अब तुम देखो, यहाँ देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सब पे 1 लोन पेयर होगा। बोलो भाई 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 3, यानी 3 तो क्या होंगे यहाँ 3 होंगे बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या हो जाएगा? sp3। सेम यहाँ कंडीशन होगी, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेम कंडीशन यहाँ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3। सेम यहाँ है बिल्कुल 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब देखो, जो मैंने तीसरा स्टेप बोला था, मैंने कहा था कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। और ये केस कब कहोगे? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सेम और नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो, नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो सेम हो, बस 0 ना हो। लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन सब में क्या हो सेम। अब देखो ये 5 मॉलिक्यूल लिखे हैं, इन 5 मॉलिक्यूल में सबके पास लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है, इसका मतलब 0 तो नहीं है। तो अब तुम देखो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया, लोन पेयर भी सेम आया। तो ऊपर के जो 2 फैक्टर बताए थे, ये 2 फैक्टर अब ये तो काम नहीं करेंगे। अब तीसरा फैक्टर यहाँ काम क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो तुम्हें मालूम है डाउन द ग्रुप जाओगे तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा ही है। अलॉन्ग द पीरियड जाओगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करेगी, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो जनरली क्या होती है, डिक्रीज ही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है? तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मिथ। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? अब देखो इसे समझो ऐसा हुआ क्यों, समझना ध्यान से। देखो ये NCl3 है, ये PCl3 है। अब इसके पास है लोन पेयर और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होता, अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता, मान लो अगर यहाँ लोन पेयर नहीं होता और एक और क्लोरीन होता, और यहाँ भी लोन पेयर नहीं होता, यहाँ भी एक और क्लोरीन होता, तो बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क, तब रेगुलर ज्योमेट्री होती और सबका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता, सेम। अब यहाँ समझना हुआ क्या, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर ने इस पे क्या लगाया, रिपल्शन, और इस लोन पेयर ने भी क्या, और इस पे भी क्या लगाया, इस बॉन्ड पेयर पे भी क्या लगाया होगा, रिपल्शन। ऐसे यहाँ पर भी रिपल्शन लगा होगा और यहाँ पर भी रिपल्शन लगा होगा। अब ये दोनों बॉन्ड पास पास आने लगे होंगे, पास पास आने लगे होंगे, और जब पास पास आने लगे होंगे तो बताओ इनका बॉन्ड एंगल घटने लगा होगा, इनका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब समझना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तुम्हें मालूम है अगर NCl बॉन्ड बन रहा है, NCl बॉन्ड, तो यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके पास रहना पसंद करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसी के पास तो ज्यादा जाएंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, नाइट्रोजन के पास, और यहाँ भी कहाँ रहेंगे, नाइट्रोजन के पास। तो मुझे बताओ ये दोनों जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अच्छा, इसकी कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होंगे, कहाँ पे होंगे, क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो यहाँ पर उतना रिपल्शन नहीं होगा। यानी ये लोन पेयर तो अपना काम करेगा, इसको तो रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास है, अब यहाँ पर इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो। अब तुम चाहो तो इसको साइज ऑफ सेंट्रल एटम से भी सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन का साइज कम है, फॉस्फोरस का साइज ज्यादा, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज करेगा, जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करेगा, तो नाइट्रोजन का साइज कम होगा, फॉस्फोरस का साइज ज्यादा। अब अगर नाइट्रोजन का साइज कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने पर रिपल्शन भी ज्यादा होगा, रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें याद रखना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, बस लोन पेयर जीरो नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए, जीरो ना हो, कुछ ना कुछ नंबर हो। ऐसे केस में हम जाएंगे सेंट्रल एटम की तरफ। थर्ड फैक्टर क्या अप्लाई करेंगे, सेंट्रल एटम की तरफ जाएंगे, और हम कहेंगे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, या फिर उसी को तुम बोल दो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन साइज क्या है, कम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम के। सही है ना? और मैंने दोनों बातें तुम्हें समझाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझा दिया और साइज से भी समझा दिया। ठीक है ना? बोलो। अब इसके बाद चौथा फैक्टर है, अब ये सब चीजें भी सेम हो जाए, सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो ऐसे में जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? या फिर यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो इसमें तुम एग्जांपल देखो जरा, PF3, PCl3, PBr3 और PI3। अब मैं इसे बनाने जा रहा हूं, देखो ये PF3 है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं PI3 का। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। अब देखो दोनों के पास 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद 1 लोन पेयर, यहाँ भी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 विद 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम और सेंट्रल एटम भी सेम।
सेंट्रल एटम भी सेम, तीनों चीज़ें सेम हो गई ना। तो अगर तीनों चीज़ें सेम हैं तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो ये लगाएंगे, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर कह लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर साइज ज़्यादा है, आयोडीन का साइज ज़्यादा है फ्लोरीन से। अब जब साइज ज़्यादा होगा तो स्टेरिक रिपल्शन भी ज़्यादा, ये तो इसको रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा, और यहाँ भी रिपल्शन होगा, यहाँ भी रिपल्शन होगा। लोन पेयर तो चाहेगा बॉन्ड एंगल कम हो, लेकिन तुम देखो यहाँ आयोडीन का साइज ज़्यादा है ना, आयोडीन का साइज जब ज़्यादा होगा तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, स्टेरिक रिपल्शन, और अगर स्टेरिक रिपल्शन लगाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, स्टेरिक रिपल्शन, और जब स्टेरिक रिपल्शन लगाएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर एक दूसरे से दूर भागेंगे तो मुझे बताओ ये एंगल ज़्यादा होगा, और यहाँ पर साइज कम है, स्टेरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा, और अगर स्टेरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं लग पाएगा तो मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, नहीं भागेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम। तो अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? तो बॉन्ड एंगल जनरली 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। sp पे बॉन्ड एंगल 180 था, sp2 पे 120 हो गया, और sp3 पे 109 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम चलेंगे लोन पेयर की तरफ। कहाँ जाएंगे? जहां नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे वहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा, और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा तो दोनों बॉन्ड पास आने की कोशिश करेंगे, बॉन्ड पेयर पास आएंगे, और बॉन्ड पेयर पास आएंगे तो मुझे बताओ बॉन्ड एंगल घट जाएगा। बोलो। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम, तीसरे स्टेप में चलें, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, लोन पेयर भी सेम, लेकिन याद रखना कि वो लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ नंबर होना चाहिए। तब हम जाएंगे सेंट्रल एटम की तरफ, और उस टाइम हम कहेंगे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम कहें सेंट्रल एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? अब अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गया, तब हम जाएंगे सबसे लास्ट में हम चलेंगे सराउंडिंग एटम की तरफ। बात समझ में आ रही है? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। बात समझ में आ रही है? यानी जो बॉन्ड एंगल होगा वो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर मैं कहूं बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सराउंडिंग एटम के साइज के। साइज जितना ज्यादा, एटम के बीच में स्टेरिक रिपल्शन उतना ज्यादा, और जब स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो इन 4 स्टेप में ही हमें फॉलो करना है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तीसरा फैक्टर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और कह लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। और चौथा क्या है? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, या कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। यहाँ गिवन क्या है? गिवन दैट यहाँ इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, और यहाँ क्या कहोगे? इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर क्या हो जाए? सेम, लेकिन लोन पेयर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ तुम क्या कहोगे? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, और सेंट्रल एटम भी क्या हो? सेम। ठीक है ना? बोलो। तो हम बॉन्ड एंगल के लिए एक ट्रिक भी लिख लेते हैं, बॉन्ड एंगल के लिए एक ट्रिक भी लिख लेते हैं, और वो ट्रिक है हीरा लाल सी एस, ऐसे याद रख लें। ठीक है ना?
ठीक, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइब्रिडाइजेशन के, और अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लोन पेयर के। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो और लोन पेयर जीरो ना हो तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रल एटम के साइज के। और अगर हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सेंट्रल एटम तीनों सेम है तब बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ सराउंडिंग एटम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की। और हम इसे याद कर लेते हैं एक ट्रिक से, हीरा लाल CS से। हीरा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, लाल का मतलब लोन पेयर, C का मतलब सेंट्रल एटम और S का मतलब सराउंडिंग एटम। सिर्फ इस सराउंडिंग सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी सब की क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिर्फ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी हाइब्रिडाइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।